क्योंकि जिस तरह बीजेपी अपना पत्ते लगातार खोलती गई और बहन जी सोच समझकर 5-5 नाम का पत्ते खोलना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं अब समय है, कुछ भी हो सकता है। ये खबरें आप लोग चला सकते हैं, चलाइए, लेकिन जहाँ तक मुझे पूछ रहे हैं आप, तो मुझे अपनी ओपिनियन देनी है तो मैं तो निराश हूँ। क्योंकि बहन जी मेरी जानकारी के अनुसार, मेरी सूचना के अनुसार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुआ। किसी पार्टी से उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में सबसे ज़्यादा भयभीत थी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, तो वो बीएसपी से, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कैडर बेस पार्टी है। मान्यवर कांशीराम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर आधारित इस पार्टी को स्थापित। ऐसे विभूतियां हैं हमारे परिवार की, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए और कुर्बानियां दी। हमारे डॉक्टर अंसारी साहब, एक समय ऐसा था जब महात्मा गांधी ने उनके सामने आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, मनोज टाइगर के साथ। बता दूं इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर में हूं, उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर, और मैं बता देना चाहता हूं कि अफजाल अंसारी जी का ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं, इसको फाटक बोला जाता है, और यहीं पे उनकी उपस्थिति है और मैं उनके पास चलने का प्रयास करूंगा। उनसे चुनावी मुद्दे पे बात होगी, क्या कुछ सियासत चल रहा है, क्या कुछ हलचल चल रही है, मैं टोटल लाइव दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ का दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो है, यहाँ पर आने का किस प्रकार दिखता है वो सब आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये चीज़, इस दृश्य को, इसी को फाटक बोला जाता है, और यही वो फाटक है कि काफ़ी मशहूर है। ये बाहुबली मुख्तार अंसारी जी के जो भाई हैं अफजाल अंसारी जी, जो कि चुनावी मैदान में है। आइए उनसे मैं दिल की बातें करूंगा और सारी कुछ पहलू पे मेरी बातें होगी, तो बने रहिए मेरे हिंदुस्तान तक चैनल पे। तो मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन आने का प्रयास करेंगे और टोटल जो कि मैं दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरह की चुनावी हलचलें हैं और क्या कुछ कारवा चल रहा है अंसारी परिवार का, जो कि हमेशा वायरल रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन आएंगे और उनसे सारी कुछ पहलू पे बातें होगी, क्या कुछ चुनाव की हलचलें हैं, सब कुछ पहलू पे मैं बात करूँगा। देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हर तरह से दिखाई दे रहा है कि चुनाव की जो तैयारियां है, काफ़ी सरगर्मी तेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं चाहूँगा सब कुछ कैमरे में कैद करने का प्रयास करेंगे और लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, देख सकते हैं कि इनकी उपस्थिति है किस प्रकार यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन फोकस करेंगे और मैं सीधा बात करूँगा अंसारी साहब से। तो स्वागत है आपका। अपना परिचय तो बताइए। जी सर, मैं मनोज टाइगर बलिया से। तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आप बलिया से आए हैं, गाजीपुर में आपका स्वागत है, बताइए। तो जैसे कि मेरी उपस्थिति अंसारी साहब के पास मैं आ चुका हूं, और अफजाल अंसारी जी हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग रहते हैं, और ये परिवार ही ऐसा रहा है, बाहुबली बोला जाता है, गरीबों का मसीहा बोला जाता है। आज उनके दरवाजे पे मेरी उपस्थिति, यानी मेरी टीम आ चुकी है बलिया से। तो मैं इनसे जानूंगा और सारे पहलू पे बातें होगी, चुनाव जो सरगर्मी चल रही है, क्या कुछ करवा है। तो स्वागत है अंसारी साहब आपका। धन्यवाद, बताएं। देखा जाए तो अभी जो चुनाव की तैयारियां है, किस प्रकार आप लोग की तैयारियों में लगे हुए हैं आप लोग? देखिए, अभी कल तो भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के संबंधी प्रोग्राम की तिथियों का ऐलान कर दिया, और चुनाव 7 चरण में होंगे। पहले चरण का चुनाव तो 19 अप्रैल को ही है, लेकिन गाजीपुर के चुनाव की तिथि 1 जून रखी गई है और 4 जून को गणना है। अब फिर भी गाजीपुर में हम तो अपने 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार पार्टी संगठन और क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों, आम जनता और गरीबों की बस्तियों में अपना संपर्क और संवाद बनाए हुए हैं। अंसारी साहब, कहीं ना कहीं लोग भी जानना चाहेंगे, जो लोग आपको जानने को तो पूरी दुनिया आपको जानती है, वर्ल्ड जानता है कि नहीं, मुख्तार अंसारी परिवार, अफजाल अंसारी परिवार पलायन करते हैं गाजीपुर जनपद में, और एक गरीबों की मसीहा जो कहे जाना, वो वर्ड काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एक दौर कौन सा था जब आपने राजनीतिक में कदम रखा, और वो दौर कब था कि एक मोहर लगी कि गरीबों के मसीहा कहे जाने लगे आप? देखिए, कोई भी किसी भी नाम के साथ कोई लक़ब अगर जोड़ा जाता है, तो ये तो जनता में या हमारे मीडिया के भाई ये बता सकेंगे। हम ये बता सकते हैं कि
हमसे हमारे परिवार का इतिहास नहीं शुरू होता। हमारे पूर्वजों में डॉक्टर एम.ए. अंसारी साहब थे, जो जब देश गुलाम था तब 1926-27 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर अंसारी ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक नायक के भूमिका में थे। आप इससे अंदाज़ा उनके औकात का लगा सकते हैं, उनके कद का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन दिनों जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था और जहां एक तरफ क्रांति वीरों ने मशाल इनकलाब की जला रखी थी, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला, भगत सिंह, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद सरीखे लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा, उस दौरान इस देश में उन दिनों जो राष्ट्रभक्त विभूतियां थीं, उन्होंने इस संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा परिवार भी उसी श्रेणी में था। न सिर्फ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, लेकिन हमारे परिवार के 12 ऐसे सदस्य हैं, डॉक्टर एम.ए. अंसारी जिनका मैं नाम लिया, फरीदुल हक अंसारी जो बैरिस्टर थे और पंडित नेहरू के सहपाठी थे, यहाँ तक कि लंदन में उनके रूम पार्टनर थे, डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी, अब्दुल अजीज़ अंसारी, मोहम्मद ज़फ़र साहब। कि दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास और सारे देश में आंदोलन का संचालन हो रहा है। अस्थायी रूप से कोई केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस पार्टी को कहाँ इसको किया जाए। डॉक्टर अंसारी ने अपनी कोठी, जो दिल्ली में दरियागंज में कोठी नंबर 1 कही जाती है, उस कोठी की चाबी दे दी महात्मा गांधी को और कहा कि इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग अपना केंद्रीय कार्यालय बना लें और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जो भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है उसमें रह करके उसका योगदान करें। अंसारी साहब, देखा जाए तो अभी चुनाव की सरगर्मी चढ़ गई है और आचार संहिता भी लग गया है और कई चरणों में चुनाव को विभाजन भी कर दिया गया है। क्या लग रहा है कि बहन जी अभी भी समय बचा है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगी? राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन मेरी अपनी जहाँ तक सोच और समझ है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा घोषित किया प्रधानमंत्री पद का, तब इन लोगों के सामने एक बड़ी समस्या थी और बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लेकर के एक मिशन के रूप में ये पार्टी काम कर रही है और समाज का जो दबा कुचला वर्ग है वो बड़ी तेजी से इस पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है। 2014 में उन्होंने अध्ययन किया था कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में 4 बार उससे पहले सत्ता में आ चुकी है, अपने दम पर भी सरकार बना चुकी है, बाकी जगह सेंधमारी हो सकती है लेकिन बीएसपी के वोटरों में सेंधमारी नहीं हो सकती। तो बहुत ही सुनियोजित एक षड्यंत्र रचा गया और वो षड्यंत्र बहन जी के इर्द गिर्द ऐसे आदमी बैठाए गए जो उनके कान में ऐसी खबरों को डालें, ऐसी सूचनाएं दें जिससे बहन जी उस सूचनाओं को के केंद्र में कोई अपना निर्णय ले।
और उन्हें पहली सफलता मिल गई उस समय जब बहन जी ने 2014 में बीजेपी और आरएसएस की योजना के अनुसार अपने कान में जो अपने सलाहकार हैं उनकी दी हुई सूचनाओं पर विश्वास करके अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया। हर पार्टी है, उसको निर्णय लेने का अधिकार है। सर देखा जाए, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। सवाल बड़ा है और आधी बात से समाधान नहीं हुआ। बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब समस्या आई कि चलिए निर्णय आपका सही है, लेकिन जब परिणाम आया पूरी पार्टी झोंक दी गई, पूरी शक्ति से 80 सीट पे लड़ा गया, लेकिन परिणाम ये आया कि 0। एक भी सीट उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं सकी और उधर केंद्र में मोदी जी की सरकार बन गई। अब मोदी जी की सरकार ने तमाम हथकंडे अपनाए हैं। पिछले 10 साल में विपक्ष की राजनीति करने वालों को झूठे मामलों में फंसाया है और मजबूर करके उनमें से कितनों को अपने सामने झुकाया है। देश के औद्योगिक घरानों और व्यापारियों को भी इसका शिकार बनाया है। अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो चंदा लेने और धंधा देने की लिस्ट प्रकाशित हुई है, इसने उनके चेहरे से नकाब हटा दिया। अब धीरे धीरे परत दर परत सारे सच्चाई सामने आती जा रही है। बहन जी जब 2014 में साजिश का शिकार हो गई तो उन्होंने इससे सबक लिया और 2019 में फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में मिल के चुनाव लड़ा। अब इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें जीत ली और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जीत के मिली। फायदा है, जाहिर है, बसपा को ज्यादा हुआ। कुछ दिनों के बाद बीजेपी के लोगों ने फिर गंभीर षड्यंत्र रचा और उसका परिणाम ये हुआ कि बहन जी ने समाजवादी पार्टी से जो मिलके चुनाव लड़ा था खुद वक्तव्य देती थी कि अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल समझौता है और हम इसको काफी दिनों तक चलाएंगे और समाज की तस्वीर बदल के रख देंगे, देश की राजनीति की दिशा बदल देंगे। बहन जी ने आनन फानन में समझौता तोड़ने का ऐलान कर दिया और चलिए ठीक है, तोड़ लिया। पार्टी की मुखिया है, आपका आदेश सर्वोपरि है। विधानसभा का चुनाव आया तो फिर वो षड्यंत्र सफल तब हो गया जब बहन जी को ये समझा दिया सलाहकार लोगों ने कि बहन जी अकेले लड़िए, आप 5 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर अकेले 403 सीटों पे लड़ेंगी तो 5वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। और बहन जी चुनाव लड़ गई पूरे 403 विधानसभा सीट में और मात्र 1 सीट जीतने में सफल रहे बसपा के लोग। वो रसड़ा में हमारे बगल की बलिया जनपद की सीट उमाशंकर सिंह की है, उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूंगा कैसे क्या हुआ, लेकिन 1 सीट बसपा के खाते में। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में 1 सीट। पार्टी के जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो जनाधार है, गरीबों में बड़ी निराशा हुई और ये निराशा तब और विकराल रूप धारण कर ली जब बहन जी ने उससे सबक न लेकर के लोकसभा के चुनाव के लिए भी ऐलान कर दिया कि हम अकेले लड़ेंगे। अब लोकतंत्र की व्यवस्था है, अकेले लड़ना कमाल नहीं है, कमाल है जीत करके सदन में जाना और गरीबों के कल्याण के लिए कानून बनाना। जब हम वहां सदन में उपस्थित ही नहीं रहेंगे, हमारा नेता, हमारी पार्टी का कोई साथी उस सदन में उपस्थिति ही नहीं दर्ज करा पाएगा, वो लोकसभा हो या विधानसभा, तो जाहिर सी बात है कि मान्यवर कांशी राम ने जिस मंसूबे के साथ इस पार्टी को सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने की बात कही थी, जिससे हर ताला खुल जाएगा, तो क्या 400 सीट लड़के 0 का रिजल्ट लाने से
हर ताला खुल जाएगा। 80 सीट लड़के शून्य का रिजल्ट लाने से क्या वो हर ताला खुल जाएगा? निराश हो गया है। बसपा का वोट का प्रतिशत बुरी तरह गिरा है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब भी शायद बहन जी अगर किसी साजिश के शिकार हों तो पार्टी को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए कोई सही दिशा में सही निर्णय लेंगी। इंतजार है लोगों को कि चुनाव आयोग घोषणा कर दे तब वो लें, क्योंकि एक अफवाह तैर रही है। हो सकता है ये गलत हो, मैं इसके लिए दावा नहीं करता, लेकिन ये अफवाह है कि बहन जी उनको धमकाया गया है सत्ताधारी दल के लोगों की तरफ से कि हम आपके भतीजे को, आपके भाई को, आपको जेल में डाल देंगे। जिस तरह हमने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, जिस तरह हमने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, जिस तरह हमने अभी कल गिरफ्तारी हुई है वो तेलंगाना के पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी, उसको ले गए। मलिक जो थे शरद पवार की पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र के, वो जेल चले गए। दिल्ली के एक और मंत्री जेल में हैं। सबके साथ तो हो रहा, मेरे साथ देख लीजिए। जो लड़ने के मूड में है उस पर तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार में बैठे हुए लोग उसे डराने, धमकाने, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या बर्बाद कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल है उसका मुकम्मल जवाब ये है कि हम निराश हैं। जो बेस वोट है वो निराश है, और वो बाबा साहब के मिशन की बात करने वाले लोग आज कटिबद्ध हैं कि देश में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी को जो हरा रहा है हम उसको वोट करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए को फोकस करने की बात कही उसका काफ़ी असर दिख रहा है। मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, दलित बस्तियों में स्वागत हो रहा है उनके इस पीडीए के फार्मूले का, और दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कोई काम है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव की थी। अब उन्होंने सम्मानजनक ढंग से दलितों को भी उस लड़ाई का हिस्सा बनाया, अपने साथ जोड़ने का। तो इस लड़ाई में हम लोग तो बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि दलित समाज भी निराश हो गया है, और हमें भी कोई आशा नहीं है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अगर बहन जी अनाउंस कर देती तो शायद उत्तर प्रदेश में रात चिरागा हो गया होता। भाजपा के लोगों को भी भय सता रहा था कि अगर बसपा सुप्रीमो ने कोई निर्णय ले लिया तो बेड़ा गर्क मोदी सरकार का। अभी उनके पास एक टिमटिमाता हुआ उम्मीद का चिराग है। बेड़ा गर्क होना है, मोदी की सरकार का पतन निश्चित है, लेकिन उम्मीद का एक चिराग जल रहा है कि ओवैसी साहब की पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, उन सीटों पर जो माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ अपने कैंडिडेट लड़ा करके और जज्बात भड़का करके वोट ले करके फ़ायदा पहुंचाएगी भाजपा को। उसी तरह उन लोगों ने ये भी एक प्रोपेगेंडा कर रखा, हम नहीं समझते कि इतना बहन जी उनके दबाव में आ जाएंगी। ये भी कहा जा रहा कि बहन जी सिर्फ अकेले ही नहीं लड़ेंगी, वो ऐसे कैंडिडेट लाएंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में और उनके विरोध में लड़ने वाले लोगों का वोट बंटने में सहायता मिले। इस तरह की बातें हैं। हमारा तो आपके प्रश्न के सिलसिले में जो उत्तर है वो ये है। ये बहुत एक बड़ा सवाल होगा अंसारी साहब की। देखा जाए तो सूबे में 4 बार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी, और उस तरह का सरकार में ना बोलना, एक चुप्पी साधना बहुत बड़ी चीज़ें कही जाएगी। और 403 में आपने जो कहा है एकमात्र विधायक इकलौते उमाशंकर सिंह निकले हैं, तो ये जो कंडीशन है, अगर गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाएंगी तो क्या लग रहा है कि इस प्रकार एक आध सांसद उनको निकल पाएंगे या नहीं? भाई देखिए, जब अभी की जो सूरत हाल है, क्या कहा जाए, दूसरे पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। उत्तर प्रदेश में
जो बसपा का कोर वोटर है, हमने कहा ना कि वो देख रहा कि संविधान खतरे में है और वो बाबा साहब के संविधान को हो सकता है कोई अपना सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानता हो, गीता को, रामायण को, कुरान को, लेकिन इस देश का दलित नहीं, बहुत से न्यायप्रिय लोग हैं जो भारत के संविधान को अपना सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं। और जब खुलेआम बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम 400 सीटें जीतेंगे और उनके सांसद ने बयान दिया कि हम 400 सीट इसलिए जीतना चाहते हैं कि हम इस संविधान को हटाकर नया संविधान लिख लें, ये संदेश चला गया है सब लोगों को। और मैं नहीं समझता कि आज के इस दौर में भी कोई इतना, कुछ लोग होंगे लेकिन बहुत बड़ी संख्या नहीं रह जाएगी जो अपने वोटों को बर्बाद करे। वो या तो नरेंद्र मोदी की उन विफल नीतियों के समर्थन में उनके पक्ष में वोट करेगी, और या नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को सामने रख करके देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए जो लोग नरेंद्र मोदी के कैंडिडेट को हरा रहे होंगे उनके पक्ष में वोट करेगी।